और कल मैं बहुत एक रिलेवेंट चीज बता रहा था, जिस टाइम मैंने जिस मोमेंट क्लास छोड़ी, मैं वहीं से लेक्चर को वापस से लेके आता हूँ। हम लोग दो चीजें समझ रहे थे सर। ये बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है सीपीसी का, अभी तक हमने सीपीसी के सेक्शन ऑर्डर किसी में भी हमने एंटर नहीं किया है। बेसिक इंट्रोडक्शन में चला रहा हूँ। टाइटल, मैटर, इश्यू, विवादक मुद्दे या विवादक विषय को बहुत सारे नाम से जाना जाता है। बहुत सारे नाम से इसको जानते हैं। और टाइटल को हम सब जानते हैं, टाइटल को हम लोग कहते हैं हक। देखिए, दोनों चीजों को समझना बेहद जरूरी है। अगर हम आने वाली क्लासेस में थोड़ा सा रेस जुडिकेटा को समझना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं पूर्व न्याय का सिद्धांत को समझना, हम चाहते हैं रेस जुडिकेटा को समझना, तो हमारे लिए इस चीज को समझना बेहद जरूरी है कि ये चीजें होती क्या है और ये किस तरह से काम करती है। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा और आप बिल्कुल समझना। देखिए, एक घर है, इस घर के जो ओनर हैं वो हैं बी, इस घर के जो मालिक हैं वो बी हैं, लेकिन इस घर के जो पोजीशन में है, जिन्होंने इस प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है, जो इस घर के कब्जे में है, वो है सी। समझ में आई बात? ओनर है बी, लेकिन जिसने कब्जा किया हुआ है, इलीगल पोजीशन लिया हुआ है, अवैध कब्जा। अगर मैं इसको अवैध कब्जा कहूं, अगर मैं इसको इलीगल पोजीशन कहूं तो कोई गलत नहीं होगा। अवैध कब्जा किया हुआ है संपत्ति के ऊपर, इस प्रॉपर्टी के ऊपर अवैध कब्जा किया हुआ है। ठीक है, कहानी यहां से समझिए और समझते हुए चलेंगे। मान लीजिए, अगर आप पूरे सूट में अगर देखें, अब ये घर में ओनर बी है, पोजीशन सी के पास में है। एक दिन क्या करता है, ए बी से इस घर को परचेज कर लेता है। मतलब इसकी जो ओनरशिप है, इसका जो स्वामित्व है, ये ट्रांसफर हो जाता है ए को। मतलब ये प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है, ये ए अपने नाम ले लेते हैं और ये सेल में इस घर को खरीद लेते हैं। समझिएगा, बहुत आसान तरीके समझाऊंगा। अब जब ए पोजीशन के लिए जाते हैं, ए बोलते हैं सर कब्जा दे दीजिए घर का। अरे ए बोलेगा नहीं बोलेगा इसको, सी को, कि सर घर का कब्जा दे दो महाराज, कब्जा चाहिए, आपने तो घर को खरीद लिया लेकिन खाली तो कराओ घर को। तो जो बी होता है, पूर्व ओनर, जो भाई जो एक्स ओनर है इसका, ये कहते हैं कि मेरे को मतलब नहीं है प्रॉपर्टी से। क्या कहते हैं, मेरे को सर बेचने का काम था, मुझे मुझे मतलब नहीं है, मैं खाली नहीं करवा सकता, मैं उसको खाली नहीं करवा सकता, मेरे को बेचने से मतलब है, मैंने बेच दिया, बेच दिया, खाली वाली कराने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अब ए सोचता है कि यार ये प्रॉपर्टी मैंने खरीद भी ली, लेकिन इसमें इलीगल पोजीशन में ऑलरेडी सी बैठा हुआ है, इसको कैसे मैं निकालू बाहर? बताओ, कौन सा सूट फाइल करेंगे अपन इसमें? कौन सा सूट फाइल किया जाए और किस किस पार्टी के विरुद्ध किया जाए? लिखिए, चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, सर सूट किस किस के अगेंस्ट हम फाइल करेंगे? जी, मुझे जवाब की अपेक्षा है आप लोगों से। हाँ ललिता, आप बताइए, और पुष्पा आप भी, दोनों बताओ मुझे। बाकी दोनों बच्चे जिनसे मैंने नहीं पूछा वो बता देंगे मुझे आंसर। आप लोग भी अपना आंसर तैयार रखिए, 1 मिनट देता हूं, फिर आपके पास ही आऊंगा मैं। किस किस के अगेंस्ट सूट फाइल करेगा बी, मतलब सॉरी ए, किस किस के अगेंस्ट सूट फाइल करेगा? दोबारा कंडीशन समझ लीजिए। सर बी इस प्रॉपर्टी का ओनर था, लेकिन इस प्रॉपर्टी में जो इलीगल पोजीशन में था, अवैध कब्जे में था, वो कौन था? सी। सुनिएगा बात को, एक दिन ए क्या करता है सर, इस प्रॉपर्टी को बी से खरीद लेता है, और प्रॉपर्टी को जब बी से खरीदा उसने, तो ए कहता है बी को कि भाई प्रॉपर्टी तो आपकी खरीद ली मैंने, अब खाली भी करवा दो इसको। तो बी बोलता है मेरे को मतलब नहीं खाली वाली कराने से, मैंने तो आपको प्रॉपर्टी बेचनी थी, मैंने बेच दी। मेरे को प्रॉपर्टी बेचनी थी, मैंने प्रॉपर्टी बेच दी।
आपको जो करना है करो, आप अपने स्तर पे खाली करवा लो, मैं तो खाली नहीं करवा सकता। सर वो इस तरह से बात करता है। अब आप मुझे बताइए सूट किस किस के खिलाफ फाइल होगा? जो आप ये जो वाद संचित करेंगे, किस किस के खिलाफ वाद संचित किया जाएगा? सवाल समझ में आ रहा है? आई थिंक सवाल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर सूट किस किस के खिलाफ फाइल होगा? हाँ, श्वेता स्वाति दोनों बताओ। ललिता पुष्पा आप दोनों तो फेल हो गए। शीतल आप बताइए मुझे सवाल का जवाब कि भाई ए अगर सूट फाइल करेगा तो किन किन पार्टीज के खिलाफ सूट फाइल करेगा, दूसरी पार्टीज कौन कौन होगी ये बताइए मुझे। सी के अगेंस्ट, अच्छा पुष्पा कह रहे हैं सी के अगेंस्ट। बी एंड सी बोथ, ठीक है, बी और सी और बी बोथ। हाँ श्वेता आप भी बताइए और शीतल आप भी बताइए सूट किस किस के खिलाफ फाइल किया जाएगा? वेरी गुड, ठीक है। सर सूट किस किस के फाइल करेंगे हम लोग? बी और सी के खिलाफ। अब पुष्पा बी के खिलाफ क्यों नहीं फाइल करेंगे, आपने सी क्यों लिखा? देखिए सर ये है जो है ये बनेगा परफॉर्मर डिपेंडेंट। इसको हम लोग बोलते हैं गौण प्रतिवादी। इस गौण प्रतिवादी के खिलाफ भी सूट फाइल होगा, ठीक है। सवाल ये था कि ये ओनर था, इसके घर में इलीगल पोजीशन में था सी, इलीगल पोजीशन में था सी। एक दिन बी क्या करता है, होशियारी लगा के ए को ये प्रॉपर्टी बेच देता है। जैसे प्रॉपर्टी बेच देता है सेल एग्जीक्यूट हो जाती है। उसके बाद ये बोलता है ए बी को बोलता है कि भाई घर में जो सी को रखा हुआ है तूने उसको खाली करवा। तो बी मना कर देता है कि मैं खाली नहीं करवा सकता, आपको जो करना है कीजिए, मेरे मेरे को पैसे मिल गए मेरे, मैं खुश हूं, आप अपने स्तर पे खाली कराओ। अब ए के सामने समस्या ये है कि भाई अब ये फालतू इसको खाली करवाने के चक्कर में इसको लिटिगेशन करनी पड़ेगी। तो और बी मना कर देता है कि मेरे को पढ़ना नहीं है लफड़े में, इसलिए बी के खिलाफ भी सूट फाइल कर दी हमने। समझ में आई बात? अब आप जो सूट फाइल करोगे वो करोगे सेक्शन 5 एसआरए, सेक्शन 5 एसआरए। इसका आप सूट फाइल करेंगे रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्थावर संपत्ति के प्रत्युत्तरण के लिए वाद। तो यहाँ पे जो रिकवरी के लिए आप सूट लेके आएंगे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आगे के पॉइंट समझिए, आगे के पॉइंट समझिए सर। अगर आप इस सूट में देखें तो सूट में टाइटल क्या है, ए के पास में क्या टाइटल है? कोई मुझे ए का टाइटल बताएगा? कोई मुझे ए का मैटर इशू बताएगा? कल मैंने आपको समझा दिया था विवादक विषय या विवादक मुद्दे क्या होते हैं। सर वो चीज होती है कि आप ओनर कैसे बने। मुझे ए का टाइटल बताइए, मुझे ए का मैटर इशू बताइए, मुझे ए का सब्जेक्ट मैटर बताइए। विषय वस्तु क्या है, ये जो सूट फाइल किया है, अरे ये जो सूट फाइल किया है ए ने सेक्शन 5 एसआरए के अंदर, इसका सब्जेक्ट मैटर भी आप मुझे बताएंगे। ऐसे ऐसे रैंडमली जवाब मत दीजिए, मतलब ऐसे लिख दीजिए। सबसे पहले टाइटल लिखिए, फिर मैटर इशू लिखिए, फिर सब्जेक्ट मैटर लिखिए। पूछता हूँ कौन बच्चा बताएगा मुझे। हाँ शीतल आप बताइए, मुझे आपका जवाब नहीं आया था पहले। बताइए ए का टाइटल क्या है, मैटर इशू क्या है और सब्जेक्ट मैटर क्या है? पुष्पा बताओगे आप मुझे, और श्वेता भी, दोनों बताइए मुझे कि ए का क्या टाइटल है। यहाँ पे ए ने जो सूट फाइल किया है किस, इसका मैटर इशू क्या है? मैटर इशू का मतलब जानते हैं क्या होता है कि आप ओनर कैसे बने। सब्जेक्ट मैटर क्या है, विषय वस्तु क्या है बात का? टाइटल इज, एक ही बच्चा जवाब दे रहा है, बाकी का जवाब नहीं आ रहा, ठीक है। पुष्पा, पुष्पा ने लिखा ओनर है सर, ठीक है, हमने मान लिया कि ओनरशिप जो है इसका टाइटल है। मतलब इसका टाइटल क्या हुआ सर? स्वामित्व है, ये स्वामी है, ठीक है। सब मैटर इशू क्या होगा इसके अंदर, वो भी बताइए मुझे। वो भी बताइए मुझे, 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 वो भी
क्या मैटर इशू होगा ये भी प्लीज बताइए मुझे। क्या मैटर इशू होगा, जल्दी बताइए प्लीज, इतना टाइम नहीं है। तुम लोग समझ में नहीं आ रहा तो वो बताओ, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। अगर समझ में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा। मैटर इशू इज पोजीशन, क्या आप बेवकूफ बात करते हो। चलिए मैटर इशू सब समझते हैं और आंसर मैं आप ही लोगों से लूंगा। सब्जेक्ट मैटर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। चलिए मैं दोबारा सब समझाता हूँ आपको। ये तीनों चीजें बताता हूँ, तीनों चीजें होती क्या है। कल भी मैंने थोड़ा सा बताया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कल वाले आपको कुछ ज्यादा समझ में आया है। टाइटल क्या होता है सर, इसको बोलते हैं हम हक। डिपेंड करता है कि आपका उस प्रॉपर्टी पर हक क्या है, हम उसको टाइटल कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक चाय की थड़ी लगाता हूँ इस कोने में। ये जमीन है, पता नहीं बहुत सालों से खाली पड़ी थी, मैंने चाय की थड़ी लगाना स्टार्ट किया। एक दिन एक आदमी आके बोलता है कि ये जमीन हमारी है, तो मैंने भी कह दिया कि सेठ जी जिस दिन आप कहेंगे उस दिन मैं खाली कर दूंगा, 4 पैसा कमा रहा हूँ, आप भी खुश मैं भी खुश। यहाँ मैंने एक अपनी चाय की थड़ी लगाई, मेरा नाम है गोलू चाय वाला। ठीक है, अब साहब 5 साल 10 साल तक मैं यहाँ पे थड़ी लगाता रहा। एक दिन ये आके बोलता है सर थड़ी खाली कीजिए। अब 5 10 साल तक अगर चाय की थड़ी कहीं पे लगी रहेगी ना, तो ये जगह भी इधर ले लूंगा, पीछे वाली जगह भी ले लूंगा, यहाँ पे अपना घर बना लूंगा थोड़ा छोटा सा। इधर एक पान की गुमटी खुल जाएगी, इधर चाय की थड़ी खुल जाएगी, और इधर अपने गाँव से किसी को बुला के मैं चाय समोसा भी लगा लूंगा। मतलब 10 साल में तो हमने बहुत एक्सपेंड कर लिया। अब सर हुआ क्या और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक दिन जो इसका ओनर है वो है सर एबीसी प्रॉपर्टीज। ये जो प्रॉपर्टी है ना सर, ये एक ओनर की है, उसका नाम है एबीसी प्रॉपर्टीज। एक दिन एबीसी प्रॉपर्टीज वाले आते हैं और मुझे धक्का देके यहाँ से निकालते हैं। मैंने केस फाइल किया, गोलू चाय वाला। आजकल तो सभी एमबीए चाय वाला बन रहा है कोई, आजकल तो सभी चाय वाला बन रहे हैं, एमबीए चाय वाला, एमबीबीएस चाय वाला, एलएलबी चाय वाला। तो तुम एलएलबी चाय वाला मत बनना प्लीज, ठीक है ना। तुम सब बनो, एलएलबी चाय वाला मत बनना। गोलू चाय वाला ने सूट फाइल किया एबीसी इन प्रॉपर्टीज के खिलाफ। और सूट क्यों फाइल किया सर, क्योंकि एक दिन इसके गुंडे वगैरह आए, उसका पूरा घर वर तोड़ के और सब कुछ रोड पे पटक के चले गए। गोलू चाय वाले ने सूट फाइल किया। आप इसका टाइटल मुझे बताएंगे, इसका क्या टाइटल है। अगर आप इसके टाइटल की बात करोगे तो ये है सर ट्रेस पासर, अतिचारी। ऐसे ट्रेस पासर है या नहीं है ये भी तो टाइटल है ना। क्या करा था ये ओनर तो है नहीं सर प्रॉपर्टी का, गोलू ओनर है क्या। ये ट्रेस पास करा था उस प्रॉपर्टी पे, तो ट्रेस पासर है इसका ओनर। इसका टाइटल क्या है, ट्रेस पासर। ये प्रॉपर्टी पे आया कैसे, इसका मैटर इशू क्या होगा। मतलब अब मैटर इशू समझिए। यहां तक टाइटल समझ में आया, टाइटल क्या होता है। टाइटल वो होता है कि किस आधार पे, मतलब आप ओनर तो हो नहीं, तो आप हो क्या, ट्रेस पासर। ये बात समझिए, यू आर नॉट द ओनर, तो आप हो क्या फिर उस प्रॉपर्टी में, ट्रेस पासर हो। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ इसका, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। मान लीजिए एक ग्रैंडफादर थे, मतलब दादाजी थे किसी परिवार में, उन्होंने, उनके पास में एक विंटेज कार थी सन 1850 की। अरे सर 1850 की उनके पास एक कार है, और उस टाइम एक फोर्ड की कार है उनके पास। उनके पास 1850 की एक फोर्ड की कार है, जो उनको विरासत में मिली है। दादाजी भी तो उस टाइम कहाँ पैदा हुए होंगे। लेकिन इन्होंने जाने से पहले बोला कि जो मेरी कार है, मैं अपने बच्चों को गिफ्ट करके जाता हूँ। क्या लिखा है इन्होंने, कि मैं अपनी कार बच्चों को गिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन से बच्चे को गिफ्ट कर रहा है। इनके दो बच्चे थे, ए और बी। समझ में आई बात, कम फास्ट। दो बच्चे थे सर इनके। ग्रैंडफादर
अपने 1850 की एक फोर्ड कार गिफ्ट कर रहे हैं अपने 2 बच्चों को। अब देयर आर 2 सिनेरियो इन दिस सिचुएशन। ये जो फोर्ड कार गिफ्ट कर रहे हैं, ये गिफ्ट किसके पास जाएगा, ये अभी तक ये पोजीशन इज नॉट क्लियर कि हु इज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, हु इज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो इट इज वेरी अनक्लियर दैट हु इज द रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो सर अब इस मैटर में क्या होता है, सुनिएगा अब आगे आगे की कहानी सुनिए। आगे की कहानी सर ऐसा होता है, ये दोनों सूट फाइल करते हैं अगेंस्ट ग्रैंडफादर, अगेंस्ट ग्रैंडफादर। ये पता लगाने के लिए सर गिफ्ट किसको किया है और सूट कौन सा फाइल किया है, डिक्लेरेशन, घोषणा। भाई घोषणा करो कि किसके पास आ रही है, किसके पास ये गिफ्ट जो है आई है। दोनों ने सूट फाइल कर दिया के खिलाफ। अगर आप इनके टाइटल देखोगे तो क्या टाइटल हो जाएगा इनका, इनका टाइटल क्या हो जाएगा सर, डोनी। और ये कौन है सर, अरे सर जिसको दान मिलता है वो कौन होता है, डोनी। और जो दान करता है वो कौन होता है, डोनर। ये टाइटल है। टाइटल हर केस टू केस बदलता रहता है। जैसे इसकी पहले वाली प्रॉपर्टी में क्या टाइटल था सर, कि ये ट्रेसपासर था। ये बात समझ में आई। अब आप हमारे फर्स्ट वाले एग्जांपल पे जिसकी हम बात कर रहे थे, तो सर इसमें इसमें हमने प्रॉपर्टी थी, इसकी शुरुआत में ओनर कौन था, बी। बाद में उस प्रॉपर्टी के लेकिन एक्चुअल पोजीशन, इलीगल पोजीशन कौन था, सी। बी ने क्या किया सर, स्कीम लगा के ये प्रॉपर्टी ए को बेच दी। अब ए जाके बोलता है कि भाई प्रॉपर्टी तो मैंने तेरी खरीद ली, लेकिन ये जो तेरे प्रॉपर्टी में जो ये रुका हुआ है ना सी, इसको बाहर निकाल। तो बी मना कर देता है कि मेरे को कोई मतलब नहीं है आपकी प्रॉपर्टी से, मैंने प्रॉपर्टी बेच दी, मेरा पल्ला पल्ला झाड़ के अपना निकल गया बी। सर ए केस फाइल करता है बी और सी के खिलाफ, क्योंकि बी क्या है सर, परफॉर्मर डिफेंडेंट। बात समझिए, परफॉर्मर डिफेंडेंट है और सेक्शन 5 का सूट फाइल करता है सारे का, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो टाइटल है ए का वो क्या है सर, ओनरशिप। क्या है सर, ओ ए क्या बन गया सर, इस प्रॉपर्टी का ओनर बन गया, इसलिए वो सूट फाइल कर रहा है। मैटर इशू क्या होता है वो समझिए। अब मुझे लगता है टाइटल समझ में आ गया होगा कि टाइटल क्या होता है, हक। क्या हक है आपका उस प्रॉपर्टी पे, आप किस हक से सूट फाइल कर रहे हो, क्या हक है। आप ओनर हो, आप ट्रेस पासर हो, आप हो क्या प्रॉपर्टी में। जैसे मैं हूँ इस प्रॉपर्टी में, ये सर मैंने किराए पे ली हुई प्रीमाइसेस, मैं इस प्रॉपर्टी का क्या हूँ, टेनेंट, किराएदार हूँ ना। तो मेरा मेरा टाइटल क्या है, किराएदार। अगर लीज पे लेता तो मेरा मेरा क्या होता, मेरा क्या होता सर, लेजी। और जिसने प्रॉपर्टी दी वो कौन होता है, लेजर, लेजर लेजी। बाद में थोड़ी बाद में फ्लो टूट जाएगा। जनरली बात क्या होती है, अगर आप पूरे सिनारियो को समझोगे तो टाइटल जो होता है वो विद दैट हर केस पे डिपेंड करता है। ये बात समझिए। मान लीजिए मैंने किसी को अपनी मॉर्टगेज की प्रॉपर्टी, मान लीजिए मैंने अपनी कोई संपत्ति थी वो मैंने विबंध करा दी किसी और के पास में कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको तो अपने पास रख, मेरे को इतना पैसा दे दे। आज मैंने पैसा भी दे दिया और मेरी प्रॉपर्टी के कागजात दबा के बैठा है बहुत सालों से। तो मेरा क्या, मेरा टाइटल क्या है, मॉर्टगेजी। और जिसने मेरे को प्रॉपर्टी, उसका क्या टाइटल है, मॉर्टगेजर। समझ में आई बात। टाइटल मतलब वो होता है कि जिसलिए आप सूट फाइल करो। अब इसका टाइटल क्या है सर, वो लास्ट वाला एग्जांपल जो करा था उसमें वो ओनर है। सर ए कौन है, ओनर। अब हम समझते हैं, ये टाइटल समझ में आया आपको, एक बार बताइए मुझे हक, कि हक क्या होता है, टाइटल क्या होता है। ललिता बताइए मुझे समझ में आया टाइटल क्या होता है। श्वेता बताओ मुझे क्या होता है सर, टाइटल समझ में आया आपको। पुष्पा, शीतल, आप बताएंगे नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए टाइटल और मैटर इशू समझना बेहद जरूरी है। हेलो जी सर, एक सेकंड, मैं लेक्चर में हूँ सर, मैं अभी लेक्चर से फ्री होकर फोन करूँ जी। कल अपना यूट्यूब पे वीडियो डाला, देखा आप लोगों ने, देखा, देखना, वो बहुत अच्छा लेक्चर है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, समझ में आया मतलब ना।
श्वेता आप भी लिख दीजिए, समझ में आया नहीं आया। यस सर या नो सर लिखा करो अगर मैं नाम स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ तो जनरली मुझे क्या है ना कि मुझे पता चलना चाहिए कि, क्योंकि देखो जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, मेरे को मैसेज नहीं मिला, हाँ अब आया आपका मैसेज, ठीक है ठीक है श्वेता समझ में आया। तो देखिए हमें हमें मेहनत करनी है, सिंपल सी बात है, ऐसी बात नहीं है कि आरजेस एक ही था ये लास्ट एग्जाम है, आएगी वापस वैकेंसी आएगी। अरे वैकेंसी भी नहीं आएगी तो ऐसी ऐसी एग्जाम्स होती फालतू फालतू से, मैं आपको क्या बताऊं, मैं लिटरली बोल रहा हूँ आपको, मैं आप बस फॉर्म भरो, आप लॉ ऑफिसर लग जाओगे उसमें। अभी जो मेरा एक जेलो के दिन जेलो था, कौन सा को था जेलो अपना, 4 नवंबर 4 अक्टूबर, क्या डेट थी जेलो की जिस बच्चे ने जेलो दिया है, जेलो वाले एग्जाम, हाँ 5 नवंबर। अब तो जेलो वाले एग्जाम के सेम डे देर वॉज ए पेपर, देर वॉज ए इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू था एक उसका, एक सेंट्रल में एक जॉब थी उसका, मेरा इंटरव्यू था उस दिन, मेरा सेंट्रल में इंटरव्यू था और मैंने वो सोचा कि यार छोड़ सेंट्रल में क्या जाना है, यही ठीक है अपन, है ना। आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग कि यार वहां क्या जाके क्या करेंगे, यही अपन ठीक है, यही खुश है। तो आई स्किप दैट इंटरव्यू फॉर जेएलओ, और जस्ट मैंने रिजाइन उसके 5-10 दिन 15 दिन पहले रिजाइन करके आया ही था मैं राजस्थान फ्रॉम चेन्नई। तो फॉर्म तो चेन्नई में भरा था मैंने कहा एक बार देख के आते हैं क्या एग्जाम है। आई स्कोर 140 अराउंड। तो अब इतने कम मेहनत में इतनी हो पाती है बस, अगर क्या करना है, क्योंकि आपके पास समय भी नहीं होता, देखो एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए समय चाहिए होता है, समय नहीं दे पाता था मैं उस टाइम पे। तो चलिए, हाँ 4-5 नवंबर का ही था शायद ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें कुछ नहीं करना होता है आपको, जाओ अपेयर हो बैठो लॉ ऑफिसर लग जाओगे। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये सीपीसी में हर जगह काम आएगी, एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें सीपीसी नहीं आती एक्सेप्ट एपीओ, सिर्फ एक एपी हो है जिसका क्योंकि इस आदमी की इस पोस्ट का सिविल का कोई काम नहीं है इसका, तो सारा काम क्रिमिनल में ही करना है क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट को, अरे सर स्टेट को रिप्रेजेंट कौन करता है, एपीओ की पोस्ट क्यों आई है बताओ मुझे। एपीओ की पोस्ट तो इसलिए आई ना क्योंकि सरकारी वकील चाहिए होता है। देखो सर सिविल केसेस में तो आदमी अपना वकील खड़ा कर लेता है क्योंकि उसमें आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन क्रिमिनल केसेस में राइट टू लाइफ इफेक्ट हो रहा है। जरूरी है कि हर आदमी वकील कर सके अपना, स्टेट का कोई फेवर करने के लिए, राज्य का कोई पक्ष रखने के लिए भी तो एक वकील चाहिए ना कोर्ट के अंदर। एपीओ को इसलिए बनाया गया, जो एपीओ का होल एंड सोल पर्पस है वो यही है, स्टेट को प्रॉपरली रिप्रेजेंट किया जाए, क्योंकि क्राइम जो होते हैं वो अगेंस्ट स्टेट होते हैं, जितने भी अपराध देखोगे वो राज्य के विरुद्ध है, सोसाइटल इंपैक्ट होता है क्राइम का। जैसे याद करो निर्भया का जब रेप हुआ था तो सोसाइटी पूरी उठ खड़ी हुई थी कि यार ऐसे कैसे कोई इतना जघन्य अपराध कर सकता है। 7 साल की सजा थी रेप की, कितनी साल की सजा थी, 7 साल की सजा थी रेप की, उसको कितना किया, 10 साल। आप देखेंगे कि लॉस को बहुत स्ट्रिंजेंट किया, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया इन्होंने एक टाइम बाद, और पर्टिकुलर एक वो जो टाइम पीरियड होता है जहां सोसाइटी का कंसाइंस पूरा हिल जाए, सोसाइटी सोचने लग जाए कि यार ये क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, एपीओ की जो पोस्ट है ना सर, सिर्फ उसमें सिविल नहीं आता है, बाकी हर एक एग्जाम में सिविल आता है। सीपीसी हर एक एग्जाम में मिलेगा आपको ये, क्योंकि कोर सब्जेक्ट है। आप देखेंगे कि ये भले से ये क्रिमिनल चेंज एक्ट को चेंज कर दें, नाम पते चेंज कर दें, लेकिन सिविल प्रोसीजर कोड को कोई चेंज नहीं कर सकता, और ये आने वाले 200 साल में भी चेंज नहीं होगी। इसलिए कह रहा हूं इसको पढ़ लो अच्छे से, व्हाट्स एवर ड्रीम हो आपका एपीओ एपीओ का, लेकिन जिस दिन आप इससे बाहर निकलेंगे ना सर, उस दिन आपको मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी वैकेंसीज है मार्केट में, इसमें सिर्फ फॉर्म भरना होता है, एग्जाम देना होता है, यू डेफिनेटली गो थ्रू विद इट। मैं बैंक में जाने से मना करता हूँ, बैंक में मत जाइएगा, बैंकिंग की तैयारी मत कीजिए, सेबी की तैयारी मत कीजिए, इनसे जीवन खराब होता है, कोई मत बर्बाद जो हो गए सारी। सेबी हो गया, ये हो गया, यूपीएससी की अच्छी एग्जाम्स निकलती है वो अपने की तैयारी करनी है। चलिए मैं आगे चलता हूँ, मतलब मुझे लगता है टाइटल समझ में आ गया होगा, तो हम मैटर इशू समझते हैं। मैटर इशू क्या होता है वो समझिए सर। मेरे पास मेरे पास हक कैसे आया, हाउ
आई गॉट द टाइटल, हाउ आई गॉट द टाइटल, मतलब मेरे पास हक कैसे आया, जो भी हमने हक पढ़ा ना सर, वो हक मुझे मिला कैसे। जैसे एग्जाम्पल दूं सर, सेम एग्जाम्पल, चाय की थड़ी लगाता था मैं यहाँ पे, बीइंग ए ट्रेसपासर, चाय की थड़ी लगाई मैंने और अपनी इस प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करता रहा, इतने इसका जो रियल ओनर ने आके मेरे को भगा दिया। मैंने केस सेक्शन 6 में एसआरए में सूट फाइल कर दिया, क्योंकि वहीं पे क्या लिखा हुआ है कि कोर्ट टाइटल नहीं मांगेगी आपसे केस फाइल करते वक्त। लेकिन इसका टाइटल है क्या टेक्निकली देखा जाए तो, इसका टाइटल है सर ट्रेस पासर। कौन है सर इस प्रॉपर्टी पे, ये ट्रेस पास कर रहा है सर प्रॉपर्टी पे इतने सालों से, क्या टाइटल है इसका, अतिचारी। ट्रेस पास ही कर रहा है सर, चाय की थड़ी लगा रहा है किसी और की प्रॉपर्टी पे, अरे ट्रेस पास ही तो हो रहा है ना, किराए विराए पे कुछ नहीं है। अब चाय की थड़ी खोल ली आपने, वैसे क्या और क्या, खाली प्लॉट देख रहे हो आप, अब जगतपुरा में जाओ या फिर आप कोई दूर दराज के मानसरोवर में जाओ, कोई खाली प्लॉट पड़ा है, चाय की थड़ी लगाई, एक दिन ठेला खड़ा किया वहां पे, एक दूसरे की यार थोड़ी सी दुकान ही बना लेते हैं, तो स्टार्टिंग में 6 महीने तरपाल डाला, कोई नहीं आया, फिर वहां पे हल्का सा सीमेंट का कंस्ट्रक्शन करा दिया, एक दिन आया कि माई बाप हम भी कमाए खा रहे हैं, आपकी भी जमीन की रखवाली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने क्या किया, फिर दुकान खोली, साथ में एक समोसा कचौरी की दुकान भी खोल ली, एक बीड़ी पान गल्ले की दुकान खोल ली, इधर पीछे अपना थोड़ा सा रहने के लिए वॉशरूम, एक दो बेडरूम बना दिए। उसको लगेगा ना कि यार तो कब्जा हो रहा है धीरे धीरे, हटाओ इसे सर। इसने एक दिन आया वो मालिक, आके इन सबको भगा दिया। इसका टाइटल क्या है, ट्रेस पासर। अब आप सोचिए कि ये जो टाइटल है, ये जो हक है इसको, ये हक कैसे आया, ये ट्रेस पासर कैसे हुआ। क्योंकि सर अगर आप इसका मैटर इशू देखोगे, हर एक चीज का मैटर इशू होता है सर कोर्ट के अंदर। इसका मैटर इशू क्या होगा सर, सेटल्ड पोजीशन, क्या है सर इसकी, सेटल्ड पोजीशन, मतलब उसका क्या था सर, एक स्थायी कब्जा था, क्या था सर, संपत्ति के ऊपर एक सेटल्ड पोजीशन थी, उसका एक स्थायी कब्जा था। आप देखोगे कि हक कैसे आया, तो सबसे पहले आपको टाइटल पता होना चाहिए कि उसका टाइटल क्या है। अगर कोई भी कोर्ट में सूट फाइल करता है, बोलता है कि यार मेरी बाइक वो लोग उठा के ले गए और उनसे वो बाइक लेनी है, मतलब आपको सूट फाइल करना है सेक्शन 7 वाला, रिकवरी ऑफ कौन सा, मूवेबल प्रॉपर्टी का। अरे सारे में ना, अरे 5 और 6 तो किसकी बात करते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के सूट की। अगर कोई भी प्रॉपर्टी रिकवर करनी है आपको, प्रॉपर्टी की रिकवरी चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इमूवेबल, तो आप जाओगे 5 और 6 में, और 7 और 8 में कहा जाओगे सर, मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए। बेसिक बात कर रहा हूं मैं सर। आपकी बाइक को उठा के ले गया, आपकी बाइक को कोई पुलिस वाला आया, पुलिस वाला क्या, मान लीजिए इंश्योरेंस वाला आया या फिर रिकवरी वाला आया, वो उठा के ले गया आपकी बाइक को, क्योंकि आपने कुछ ईएमआई पे नहीं की थी, लेकिन रियल में आपने पे करी थी, लेकिन उनके अकाउंट पे रिफ्लेक्ट नहीं करी। ऐसा होता है ना कभी कभी कि आपने ईएमआई पे कर दी है, सब कुछ डन है मेरा, लेकिन उनके अकाउंट में नहीं रिफ्लेक्ट कर रही है वो चीज कि मैंने पे नहीं की है। रिकवरी वाला आया और बाइक उठा के ले गया, केस फाइल किया आपने, तो आप उस बाइक के क्या हो, ओनर। ओनर कैसे बने, आपने सर गाड़ी खरीदी होगी ना, आप ओनर ओनर कैसे बने उस बाइक के, सेल से। अरे सर सेल और परचेज किया ना आपने, उस क्या क्या चीज करी है आपने, उसको सेल से खरीदा या फिर परचेज से खरीदा, तो आप उस बाइक के ओनर कैसे बने, सेल से। अरे खरीदी नहीं खरीदी, सेल मतलब क्या होता है, क्या होता है सेल मतलब, बेचना, और परचेज करना, मतलब उन्होंने बेची तो आप उसमें बने। ओनर कैसे बने, उन्होंने बेची आपने परचेज करी, सेल परचेज से आप ओनर बने। ये बात बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में फिट रखिए। आप हक कैसे आया, हाउ आई गोट द टाइटल, अगर आप इस सवाल पे पहुंच जाते हैं तो आप मैट्रिन इशू पे आ जाते हैं। एक बार सीपीसी का ब्रेक निकालिए। आप कुछ सवाल पूछ रहे थे मेरे को, क्या क्या कह रहे थे कि टेनेंट रिलीज में क्या अंतर है ना। अरे सर 11 महीने तक की टेनेंसी होती है, और अगर कोई एक साल से ज्यादा है, मतलब 12 महीने से ज्यादा की तो लीज होती है। अब टीपीए पढ़ेंगे तब अपन इसको डिटेल में समझेंगे। ओनर हो जाता है बैंक को तो, अरे भैया पैसा तो पूरा पहुंच गया है। अरे कभी कभी लोन पे कोई चीज ली नहीं क्या आपने, हाँ
अरे भैया ऐसा होता है कि पूरा पैसा तो पहुंच गया, बाइक की कंपनी को तो पहुंच गया है। हाँ लेकिन आप ईएमआई भरते हो ना, फिर उसकी बैंक को देते हो ना, ओनर ही है आप। बेसिकली इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकेशन। मतलब यू आर नॉट द कंप्लीट ओनर। एक कहने का मतलब ये कि आपने उस पे देखना, आप ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं ना। अरे सर आप जब भी, कभी कभी क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक इंसिडेंट बताता हूँ। पुलिस सर पकड़ती है ना कभी कभी, तो पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस देखती है। जो भी लोग किस्त पे गाड़ी लेते हैं, अरे मार्केट में जितनी भी गाड़ियां घूम रही है ना सर, 70 से 80% गाड़ियां है ना सर, वो ईएमआई पे ली हुई है। किस पे ली हुई है? मंथली इंस्टॉलमेंट में गाड़ियां ली हुई। 70 से 80% जो मार्केट में कारें घूम रही है, बसें सब घूम रही है ना, सब ईएमआई है, 70 से 80%। जो जो ड्राइविंग लाइसेंस, जो अपना जो आरसी होता है ना, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं सॉरी, जब भी आप सर, जब भी पुलिस पकड़ लेगी ऐसी कारों को, जनरली क्या होता है, जब आप आरसी दिखाते हो ना अपनी, आजकल आरसी छोटे से कार्ड में बन के आने लगी, तो गाड़ी लेते ना अपन, तो आरसी तो पहले क्या था ना, पूरे कागज में आती थी, लेकिन अब इतनी सी आरसी आती है। समझ में आई? इतनी सी आरसी आती है, इतनी सी आरसी, छोटी सी, मतलब जैसे एटीएम कार्ड टाइप आरसी आने लगी है आजकल। उस पे एक शब्द लिखा रहता है एचपी। आप देखना उस पे ऐसे लिखा रहेगा एचपी। उसको बोलते हैं हाइपोथेटिकेशन। इसका मतलब होता है कि गाड़ी जो है वो किस पे ली हुई है? ईएमआई पे, लोन पे। ये गाड़ी लोन पे उठाई हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, दिखाऊं आपको कि कैसी दिखती है एचपी। अगर तुम लोग की हाइपोथेटिकेशन, ये सब ऐसे नहीं खुला हुआ है, तुम लोग गलत मत समझना। ये एपीओ की क्लास में मोलासिस बता रहा था मैं उनको। कहीं पे अगर होगा तो मैं दिखा देता हूँ। देखिएगा, ये ड्राइविंग लाइसेंस है ना, ये वो है ना आपका। कोई अच्छी सी इमेज दिखे ना तो मैं आपको आरसी दिखाता हूँ। कोई बढ़िया इमेज ही नहीं है। हाँ, ये ये तो बिल्कुल भी बेकार है। आपको इसमें हाइपोथेटिकेशन दिखा देता हूँ मैं, जैसे अगर दिखेगा तो। लिखा हुआ है इसमें, इसे दिखाऊं मैं। उसमें हल्का सा देख, अगर इमेज अगर क्लियर हुई तो तुमको दिख जाएगा। हम्म, मेरे को कैसे दिखाऊं मैं? तो जनरली बात क्या होती है कि आप ही गाड़ी के ओनर है, प्रॉपर्टी आपकी है, गाड़ी आपकी है। तो वो पुलिस वाला क्या करेगा, आपकी तरफ देख के हंसेगा, अच्छा हीरो बन रहा है, हाँ गाड़ी तो लोन पे ले रखी है। तो पुलिस वाला क्या सोचता है कि गाड़ी तो इसने लोन पे उठा रखी है, उसको बनना क्या है? हीरो। दिख रहा है आपको एचपी? दिख रहा है एचपी लिखा हुआ, एचपी लीज दिख रहा है क्या यहाँ पे? अब आप इसको जूम कैसे करूं, आपको दिख रहा हो अगर, एचपी लीज एचडीएफसी बैंक लिमिटेड दिख रहा है। तो मतलब ये है कि आपकी गाड़ी क्या है सर, हाइपोथेटिकेशन पे है, मतलब लोन पे गाड़ी उठा रखी है। तो पुलिस वाला 2 ही मिनट में पहचान लेता है कि अच्छा ये असली ओनर है या फिर ये ऐसे ही हीरोगिरी करने के लिए पैसे वाली पार्टी है, या ऐसे ही है। अरे उसको तो 2 मिनट में पता लग जाता है ना। जिसकी गाड़ी भाई ये, जिसकी गाड़ी के आरसी पे मान लीजिए 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीद रखी है और गाड़ी की आरसी चेक करी, उस पर एचपी नहीं है, तो पुलिस वाला समझ जाएगा ना कि यार खानदानी रईस है कोई। हाँ, और जिसने 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीद रखी है लेकिन एचपी लिखा रखा है, तो फिर वो क्या समझ जाएगा कि तुम्हारी दौलत नई नहीं है।
क्या क्या समझेगा? जो होते हैं खानदानी रईस वो अपने अपना मिजाज रखते हैं नरम, और तुम्हारी हंसी बता रही है कि एक है गजल, वेरी इज वेरी गुड गजल, तो तुम्हारी हंसी क्या बता रही है कि भाई अभी नया नया पैसा है जेब में, जब लोन पूरा हो जाए तब। तो यही तो प्रोसेस बता रहा था वो कि एचपी कैसे हटाएं, यही तो पूरा उसने लिखा हुआ था। लोग ये तो सर्च करते ना कि ये यार ये अच्छा नहीं लगता ना उस पे कि लोन में लिया हुआ है आरसी में, तो उसको हटाना कैसे है, समझ में ही बात। इसलिए कभी लोन पे गाड़ी मत लेना, भले ऐसे दो चार लोग इधर से उधर से उधार उधार मांग के अपना कर लो, गाड़ी ले लो, लेकिन बैंक फाइनेंस से गाड़ी कभी वो नहीं करानी चाहिए। उससे क्या होता है ना, फिर वो हटती नहीं है और फिर इमेज अपनी पुलिस वाला देखता है कभी भी आरसी लेके, अरे यार आईटीओ तो इशू करके देता है कि लोन पे गाड़ी। पुलिस वाले कुछ अथॉरिटी क्यों नहीं होती चेक करने की? अभी अभी चौराहे पे जाएंगे तो पुलिस वाला आपकी गाड़ी वो मांगेगा नहीं आपसे कि आरसी दिखाओ। आरटीओ हाईवे वाईवे पे काम करते हैं, शहर में आरटीओ थोड़ी आता है, आरटीओ ट्रक पकड़ता है, आरटीओ का काम थोड़ी ना ये कि आपकी ड्राइविंग लाइसेंस चेक करेगा। ये तो अपने यार अब जो लोकल पुलिस जैसे जयपुर की ट्रैफिक पुलिस है वो तो देखेगी ना कि भाई आरसी दिखाओ, पोल्यूशन दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, ये तीन डॉक्यूमेंट देखते हैं वो लोग। चलिए, तो मैं जनरली क्या बात कर रहा था आपसे, मैं बता रहा था कि आपको हक कैसे मिला ये आप डिटरमाइन करते हो। अब आते हैं वापस हमारे उस वाले एग्जाम्पल पे जो हम सुबह सुबह से डिस्कस कर रहे हैं इसको। सवाल ये है कि सर उसने तो केस फाइल करने से मना कर दिया था, तो हमने दोनों के खिलाफ केस फाइल कर दिया। ए का टाइटल क्या है? ऑनरशिप। इसका मैटर इशू क्या होगा? हाँ जी, मैं पूछता हूं, इसका मैटर इशू क्या होगा? पुष्पा बताइए, शीतल बताइए, क्या होगा इसका मैटर इशू? देखते हैं हमारे बच्चे क्या लिखते हैं। भाई ओनर कैसे बनाया ये? सेल थी और पर उसको किया क्या इसने? परचेज किया। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है वो भी सुन लीजिए। देख सर, ये चीज समझने से जरूरी है क्योंकि आपको आगे वाले जो टॉपिक है उन सब में यही हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं, और तब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम इनको नहीं समझेंगे कि मैटर इशू क्या होता है, आपके पास हक कैसे आया, टाइटल कैसे आया, ये मैटर इशू है। सेल परचेज, ठीक है। चलिए अब आगे चलता हूं, मैं एक और चीज में समझाता हूं। मैंने कल ही बता दिया था लेकिन मैं वापस अभी रिपीट कर रहा हूं। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है ये भी सुन लीजिए। किसी भी विषय वस्तु क्या होती है? सर किसी सूट मकान के लिए सूट फाइल कर रहे हैं तो सब्जेक्ट मैटर क्या हो जाएगा? विषय वस्तु क्या हो जाएगी? घर, हाउस। सर गाड़ी के लिए सूट फाइल कर रहे हो, सब्जेक्ट मैटर क्या हो जाएगा? कार। सर पैसे के लिए सूट फाइल कर रहे हो, किसी से 5 लाख रुपए रिकवरी करनी है, उसके लिए कर रहे हो, सब्जेक्ट मैटर क्या हो जाएगा? मनी। तो आपको ये बात समझ में आएगी कि सब्जेक्ट मैटर जो होता है वो सूट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? इस वाले चीज में किस चीज के लिए सूट हमने फाइल किया है, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट मैटर होगा ये बताइए आप मुझे। क्या होगा सर सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे? विषय वस्तु क्या है? सूट फाइल किसके पीछे किया है हमने? घर के पीछे किया है। सब्जेक्ट मैटर क्या हो जाएगा? हाउस। देखिए बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपसे बहुत सारे एग्जाम्पल सोल्व करवाऊंगा, मैं एक एक बच्चे से पूछूंगा, ठीक है। मैं एक एक एग्जाम्पल दूंगा। देखिए लीगल ओनरशिप क्या है प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की, मतलब आपकी विधि। अरे ये क्या कर रहे हैं, लिख लेना बाद में, ये नहीं ये मत कीजिए, फोटो वोटो खींच, फोटो खींचने रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, फोटो खींचने की क्या जरूरत है?
क्या एक्सेस एक्सेस नहीं आया क्या अभी तक? तो पर कुछ तो लेना क्लास, और क्या, फोटो खींचने की कहाँ जरूरत है? अरे थोड़ा बड़े हो जाओ, 12वीं पास की भी 2-3 साल हो गए होंगे अब तो। चलिए आगे चलते हैं। ऑन द लाइटर नोट हम आगे बाकी चीजें डिस्कस करते हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, कुछ एग्जांपल्स आपसे सोल्व करवाता हूँ, ठीक है ना सर? तो मैटर इशू मेरे को लगता है थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा आपको। मैं वापस से कुछ एग्जांपल्स देता हूँ और आप मुझे अब बताएंगे, ठीक है ना? एसआरए का एक बहुत फेमस एग्जांपल है जो मैंने एसआरए पढ़ाते वक्त बहुत बार दिया है, बच्चे को इतनी बार दिया है कि बच्चे एक ही बार में समझने लग गए कि सर ये क्या चीज है। सर एक घर है, कहाँ पे घर था? वहां पे श्यामनगर में। श्यामनगर में घर है सर, 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। आप पूरे जयपुर में घर की तलाश कर रहे थे, आपको श्यामनगर में 1 करोड़ का एक मकान था जो बिकाऊ था, आपको पसंद आ गया। अब देखिए सर कहानी, आप गए, 1 करोड़ रुपए की बात हुई, आपने कर लिया एग्रीमेंट टू सेल। आपने क्या कर लिया सर? एग्रीमेंट टू सेल, मतलब घर विक्रय करने का करार। लेकिन सर स्टोरी में ट्विस्ट आता है, स्टोरी में ट्विस्ट आया, और ट्विस्ट के साथ क्या हुआ सर? एक नई पार्टी की एंट्री हुई, दैट इज सी। सी की एंट्री होती है सर। और सी की एंट्री होती है, और जैसे सी की एंट्री होती है कहानी में सी की एंट्री के साथ क्या होता है? सी ऑफर करता है उसी घर के 1.25 करोड़, सेम घर के कितने ऑफर करता है? 1.25 करोड़। और ये एग्रीमेंट टू सेल ये तोड़ देता है। कौन तोड़ देता है? बी। अरे सर पैसा सब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा क्या होता है? रुपया। पैसे सब कुछ है मार्केट में। अरे सर क्या जरूरी मार्केट में पैसा? जो आज के जमाने में 1 लाख रुपया घर में नहीं लेके आ रहा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज के टाइम पे जिसके घर में 1 लाख रुपया महीना नहीं आ रहा ना, वो अच्छी जीवन नहीं जी रहा है। जिसके परिवार में 1 लाख रुपया पर मंथ घर में नहीं पड़ रहा है, मतलब मम्मी पापा भाई बहन सबकी इनकम मिला के, तो वो बहुत अच्छी जीवन नहीं जी रहा है। ये 1 लाख रुपए आज के जमाने का है। आज के 5 साल बाद ये 1 लाख रुपया नहीं होगा, ये पहुंच जाएगा 1.5। बात समझिए पहले। पैसा तो सर बहुत बड़ी चीज है। अब इसने कर दिया मना, इसने एग्रीमेंट टू सोल जिनके बीच में करार हुआ था उसको इसने ब्रीच कर दिया। ए ने केस फाइल किया। अब ए किस किस के खिलाफ केस फाइल करेगा ये बताइए मुझे, बताइए मुझे। अरे सर जल्दी 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 हाथ चलाओ प्लीज अपना, ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी जल्दी लिखो। ए किसके खिलाफ केस फाइल करेगा? सी के खिलाफ भी करेगा क्या? जी। बी के खिलाफ केस फाइल किया, और कौन सा केस फाइल किया इसने? सेक्शन 10 एसआरए, स्पेसिफिकली क्या है सेक्शन 10? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का विनिर्देश पालन का वाद लेके आएंगे कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म कराओ, और मुझे वही प्रॉपर्टी चली चाहिए। बात समझ में आई? ये सूट फाइल किया सेक्शन 10 का एसआरए का, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का विनिर्देश पालन का वाद इन्होंने सूट फाइल किया है। बात समझना मेरी। अब धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट समझते जाइए और आगे बढ़िए। सर ये सूट फाइल हुआ है, अब आगे की कहानी सुनिए और समझ, और बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल हम चल रहे हैं। आप मुझे बताएंगे इस पूरे केस में, इस पूरे केस में जो पूरा जो केस है, आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएंगे कि ए का टाइटल क्या है, यहाँ पे मैटर इशू क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या है, एट ने क्या टाइटल से सूट फाइल किया है, मुझे बताइए।
सारे तीनों आंसर एक साथ बताएंगे, आराम से सोच के मुझे बताइए, तीनों आंसर एक साथ बताएंगे आप मुझे। देखिए मेरे को कल नोट डिक्टेट कराने सारे, जितने भी मैंने पढ़ा है ना 3-4 दिन 5-6 दिन में हमने जितना भी पढ़ा है, मैं सबको लिखवा दूंगा लाइन से, रिलीफ क्या होता है उसमें, 2-3 जजमेंट भी लिखवा दूंगा लैंडमार्क। लेकिन मुझे अभी पहले ये कंसेप्ट क्लियर करोगे तभी मैं लिखवाऊंगा, ताकि लिखते वक्त आपको बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगी वो चीज। हाँ जी, कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। क्या टाइटल है का? सर ये का टाइटल बताइए मुझे, किस उसका क्या हक है, ये शूट क्यों करना चाहता है वो? अगर मैंने तुमसे कॉज ऑफ एक्शन ही पूछ लिया तो ये बता पाओगे कॉज ऑफ एक्शन क्या है? चलो वाद हेतुक भी बताओ, इस पूरे शूट में वाद हेतुक भी मुझे जानना है। इस पूरा केस में दोबारा सुन लीजिए सर, ए को एक प्रॉपर्टी पसंद आई थी, बी के पास थी, श्यामनगर में घर था, 1 करोड़ का था, एग्रीमेंट टू सेल था, लेकिन 1.25 करोड़ में एक सी पार्टी आ गई, तो इसने इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, इन्हीं केस फाइल कर दिया इसलिए परफॉर्मेंस का। अब ए ने सारे का सूट फाइल किया है सर, सारी चारों चीजें एक साथ बताओगे मुझे? एक बार कागज में लिख लो पहले सारे, हाँ लिखो फिर बोलो जी, बताइए मुझे। कॉज ऑफ एक्शन इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉज ऑफ एक्शन इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। संविदा भंग को आप बता रहे हैं कि आप संविदा भंग, एक बार एक सेकंड पूरा सोचो आराम से, पूरा सोचिए फिर बताइए मुझे इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, मैटर इशू क्या होगा, टाइटल क्या होगा, कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा, मुझे इसका आंसर बताइए। आप सबसे पहले सीपीसी की इस नब्ज को पकड़ना सीखिए। सीपीसी में क्या होता है ना सर, एक नब्ज होती है, आप सूट देख के समझ रहे हो कि इसका क्या टाइटल है, इसका मैटर इशू क्या है, इसकी रिलीफ क्या है, इसका कॉज ऑफ एक्शन क्या है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। अगर आप इन चीजों को पकड़ पा रहे हो तो फिर आप सिविल को समझ रहे हो। अरे सिविल का बिल्कुल कोर बेसिक फंडामेंटल है। अरे जैसे क्रिमिनल में हम बता लेते थे ना, अच्छा क्या क्या हुआ है, घर का ताला तोड़ा है, अच्छा 454, 445, 446, ठीक है, और क्या क्या हुआ है, अच्छा चोरी भी की है, अच्छा और सामान को भी अपने लिए काम में ले लिया, 405। तो जैसे हम क्रिमिनल में धाराएं याद करने लगते हैं ना दिमाग में, वैसे जब आप सिविल में पढ़ोगे तो सिविल में आप कोई भी सूट आएगा आपके सामने, कोई भी प्रॉब्लम आया अगर एग्जाम में, तो आप सीधा सीधा देखो, अच्छा इसमें ये टाइटल है, इसमें ये मैटर इशू है, इसमें ये सब्जेक्ट मैटर है, इसमें ये होगा। ये बुद्धि डेवलप करना मेरा टारगेट है। तुमको ये चीज समझ में आएगी तो सिविल बिल्कुल फालतू सब्जेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले तो सर ये है, कॉज ऑफ एक्शन क्या हो गया, लीगल राइट टू ओन द हाउस, ठीक है। एक विधिक अधिकार है घर खरीदने का, इसका क्या हो गया सर, वायलेशन हो गया है, यही हुआ। उसका एक लीगल राइट था घर खरीदने का, एक विधिक अधिकार है घर का स्वामी होने का, घर खरीदने का, लीगल राइट टू ओन द हाउस, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल भी इसी घर को खरीदने का है। सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया सर, हाउस। मैटर इशू क्या है, एग्रीमेंट टू सेल, और टाइटल क्या है, टाइटल क्या है, परचेजर। पुष्पा ने लिखा है परचेजर, और बाकी देखता हूँ मैं किसने लिखा है परचेजर। देखिए कितने सवाल, कितने चारों के चारों किसके सही हुए हैं।
4 में से कितने सही हुए हैं आप लोगों के? समझ में आया? टाइटल क्यों क्यों है? क्योंकि वो सर वो परचेजर है ना, खरीदार है ना उसका। सर वो कौन है? क्रेता है? कोई डाउट हो तो पूछो मुझे। एक एक लेवल आगे बढ़ो अब। कॉन्ट्रैक्ट जो था, कॉन्ट्रैक्ट के बाद कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के लिए हुआ था? प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए हुआ था। तो अब एक टर्म आगे बढ़ी है, बेसिक टर्म प्रोमिसर प्रोमिसी, लेकिन उससे आपको केस समझ में नहीं आएगा ना कि हु इज द प्रोमिसर एंड हु इज द प्रोमिसी। कॉन्ट्रैक्ट के साथ दिक्कत यह है कि आप कभी भी पता नहीं सकते कि कौन प्रोमिसर है और कौन प्रोमिसी है। अरे सर, बिल्कुल बेसिक फंडा फंडा समझिए। ये सर का कहना है कि हमने यहाँ पे परचेजर और सेलर क्यों लिखा? हम चाहते तो प्रोमिसर और प्रोमिसी भी लिख सकते थे। कॉन्ट्रैक्ट जो पढ़ रहे हो आप, मैम पढ़ा रही हैं, सवाल समझ में आया आप लोगों को कि ये क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं सब्जी बेचता हूँ, अगर टचवुड, सब्जी बेचना भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है मेरा। पता है, एक बार ये सपना था सब सब्जी बेचूं मैं, क्योंकि हमारी तरफ सब्जियां बहुत अच्छी मिलती है और जयपुर में बहुत महंगी बिकती है। अपने तरफ की सब्जियां क्या है, बहुत अच्छी है, कम रेट में मिल जाती है। मतलब 20-25 रुपए में तो आपको 5 लीटर के 5 किलो टमाटर मिल जाते हैं। सब्जी इतनी सस्ती है। एक पिकअप, अगर आप एक पिकअप लगा दें, पिकअप का मतलब है एक से सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे एक पिकअप निकले जयपुर के लिए और मुहाना मंडी में आके सब्जियां बेचे, तो डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना फायदा है। और यहाँ से अगर आप वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ, तो यहाँ से कुछ जयपुर से आपने कोई सामान ले लिया या फिर कुछ लेके चले गए, दिन के 2 चक्कर लगे, लेकिन बहुत अच्छा पैसा कमाओ। मतलब बात ये है, सब्जी बेचने की बहुत इच्छा थी मेरी किसी टाइम पे, कि एक सब्जी बेचूंगा, बढ़िया शोरूम बना के सब्जी का। अब देखो आप, अच्छी 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 जगह वो है वहां पे, ऐसे ही पूरे शोरूम वोरूम बना के सब्जियां बेच रहे हैं। हाँ, बहुत सारी जगह पे, राजा बाग चले जाइए आप, या आदर्श नगर चले जाइए, या फिर आप यहाँ चले जाइए अपने जनता स्टोर, तो सब वैसे बढ़िया मस्त दुकान बना के उसमें थोड़ा सा एसी वेसी लगा के मस्त सब्जियां बेच रहे हैं। बेच तो सब्जी रहा है ना, लेकिन उसके भाई बहुत महंगी सब्जियां बेच रहे हैं। देखिए सर, मान लीजिए मैं सब्जी बेचता हूँ, ठीक है, आप आए मेरे पास कि भैया सब्जी है क्या? मैंने कहा हाँ जी सब्जी है अपने पास। आपने बोला सर क्या है आपके पास? मैंने कहा आलू है। कि क्या भाव दिए? मैंने कहा 50। आपने बोला नहीं 40। मैंने बोला ना आपकी ना मेरी 45 कर लो, 45 से कम नहीं बेचूंगा। फिर आप जाने लगे तो मैंने बोल दिया अरे रुकिए रुकिए रुकिए, 40 में कितने किलो देने? अब आप बताओ कि कौन इसमें, कौन प्रोमिसर है कौन प्रोमिसी? समझ में आ रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है क्या कि कौन 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 किसकी तरफ से सौदा जा रहा है, कौन उसको एक्सेप्ट कर रहा है? समझ में आ रहा है क्या? कॉन्ट्रैक्ट में समझ में नहीं आता, इसलिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, परचेजर और सेलर। समझ में आ रहा है ना? परचेजर सेलर से तो सीधी बात। तो अपना लेवल अप करिए थोड़ा। समझ में आ गई? अब कॉन्ट्रैक्ट के हम ऊपर आके उठ के आगे सोच रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें बेसिक फंडा देता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से कभी ये तय नहीं होता कि किस पार्टी की तरफ से ऑफर आया था। आपने मेरे को आलू खरीदने के लिए ऑफर दिया है, मैंने आपको आलू खरीदने के लिए ऑफर दिया, क्योंकि आप तो जा चुके थे ना। अब ये डिपेंड करता है ना। लेकिन अगर कोई भी सुनेगा तो यही आई, उन सबको क्या क्या लगेगा कि ऑफर आपने दिया है, क्योंकि मेरा कोई ऑफर थोड़ी था, मैं तो मार्केट में ठेला लेके खड़ा हूं बेचने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत सब्जेक्टिव है। कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन प्रोमिसर है कौन प्रोमिस, ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल है। समझ में आई? इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर टर्म्स इंट्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दिए। मॉर्गेजर मॉर्गेजी, सेलर परचेजर, बेलर बेली, पोनर पोनी, डोनर डोनी। ये सब शब्द आपको कॉन्ट्रैक्ट में मिलेंगे। अरे ये अपन जब टीपीए पढ़ेंगे तो वहां पे मिलेंगे। गिफ्ट में कौन होता है? डोनर डोनी। प्लेज में कौन होता है? पोनर पोनी। अब ये सारे शब्द अपन को मिलेंगे। तो जनरली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक जनरल टर्म है, लेकिन अब हम स्पेसिफिकली ज्यादा चीजें समझेंगे। आप बताइए 4 में से किसके कितने सही हुए? मैं और एग्जांपल कराऊंगा, क्योंकि देखिए मेरा पर्पज जो है ये सिर्फ यही पर्पज है, मेरे को यही सब करवाना है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा आगे की क्लासेस समझ में नहीं आएंगी। एक और एग्जांपल कराऊं, बताइए मुझे, एक और एग्जांपल कराऊं। हमारे ओनर बच्चे क्या बोलते हैं? हाँ जी बताइए।
3 सही है, 2 सही है, ठीक है। आगे और आगे और कितने कराने हैं? ठीक है, मैं आगे एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। समझ में आया ना एग्जांपल? इसकी फोटो तो नहीं खींच रहोगे? ओल्ड एग्जांपल देता हूँ, एक पुराना एग्जांपल जो तुम लोग, जो लोग पुराने बच्चे हैं मेरे, उन्होंने सुना भी होगा, समझा भी होगा। मान लीजिए एक फादर है, उनके पास एक घर है, ठीक है। दिल्ली में इनका घर था। इनका एक बेटा है FS, ही इज लिविंग इन USA। तो ये क्या करते हैं, अपने भाई को बुला लेते हैं, तो बोलते हैं कि आज अब साथ रहे यार, अकेला कैसे जीवन कटेगा। पुराना एग्जाम्पल है, कैसे जीवन कटेगा, तू भी आजा, साथ रहते हैं, दोनों हमजोली बन के रहते हैं। कुछ टाइम बाद ये एक्सपायर हो जाते हैं। ये आता है गांव से, मतलब US से आता है। US गांव ही है और क्या है। US से आता है और US से आके बोलता है चाचा जी। तो चाचा जी कहते हैं हाँ बेटा, हाँ भतीजे बोलिए, घर खाली कर दीजिए, इसको बेच के मैं भी US से शिफ्ट हो जाऊंगा, कुछ पैसा जो बचेगा उससे सर एक कंपनी खोलूंगा। चाचा जी क्या करूंगा? एक अपनी एक सॉफ्टवेयर मार्केटिंग की कंपनी खोलूंगा। चाचा जी बोलते कि बेटा हम कहाँ जाएंगे? चाचा जी बोलते थे कि हम घर खाली नहीं करेंगे। FS सूट फाइल कर देता है FD के खिलाफ अंडर सेक्शन 5 SRA। मुझे आप इसका टाइटल, मैटर इश्यू, सब्जेक्ट मैटर, कोर्स ऑफ एक्शन लिखिए शांति से। ज्यादा मेरे को चिल्ला चिल्ला के सब्जी मंडी टाइप आंसर मत बताना, मुझे पूछू तब बताना। FS का मेरे को आप सारी चीजें बताएंगे। मैं 10 एग्जाम्पल कराऊंगा तुमको अभी। तुमको ना मेरे को छोड़ने का नहीं है बिल्कुल भी। तुम लोग CPC नहीं समझोगे तब तक तुम देखिए, आप आगे वाले प्रोविजन नहीं समझ पाएंगे अगर तुमको ये समझ में नहीं आएगा तो। देखिए CPC इस तरीके से पूरे जयपुर में कोई नहीं पढ़ाता, पूरे जयपुर में, मतलब पूरे जयपुर में। क्योंकि बच्चे आते तो बताते हैं और समझ में भी मुझे आता है, और मैं अपना यही तरीका रखूंगा पढ़ाने का, इसको नहीं कन्वर्ट करने वाला। हाँ जी, शाम तक बैठना है क्या? जल्दी बताओ मुझे, जैसे पूछूंगा वो बताना। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ। हम्म, ललिता बताओ, और शीतल। बताइए। पहले क्या 9 बजे का मैसेज डाल दिया था मैम ने? हाँ, मैंने ही कहा था उनको डालने के लिए। मुझे लगा कि पंचर, यार सुबह सुबह पंचर थी, तो फिर मैंने मैम को फोन किया कि मैम मेरी गाड़ी तो पंचर है। मैं उसको जैसे तैसे करके एक बार लेके गया वहाँ पे, पास में एक शॉप थी वहाँ पे। टाइटल ओनर, मेटरनिटी, सेल एंड परचेज। देखो ये होते ना, ये होते ना बेवकूफ बच्चे, इनको क्या क्या किया जाए मेरे को। पुष्पा। हम्म, पुष्पा देखो क्या गलती की है तुमने। हम्म, बिना सोचे समझे आंसर लिखते हो। ओनरशिप पोजीशन, गलत, ललिता गलत।
शीतल एक चीज लिखे हुए थे देर में, अरे जल्दी जल्दी लिखो भाई, इतना समय नहीं है मेरे पास, प्लीज जल्दी जल्दी कीजिए, मेरे को 4 एग्जाम्पल और करवाने हैं अभी। अरे एक एक चीज लिख रहे हो शीतल, गलत गलत है श्वेता। हम्म स्वाति वेरी गुड। मैटर्न इशू गलत है लोगों का, तुम लोगों को मैटर्न इशू नहीं आ रहा है निकालना। मैटर्न इशू टफ है क्या? इसमें क्या मैटर्न इशू है? विधिक अधिकार है घर पर, ठीक है वो मान लिया मैंने। मैटर्न इशू के साथ दिक्कत है बच्चों के। देखिए टाइटल क्या होता है, टाइटल क्या है इसमें? ओनर। अरे ओनर बना कैसे? इंटेस्टेड सक्सेशन, अनिर्वसित उत्तराधिकार, उसी से बना ना। फादर से किसको मिलेगी प्रॉपर्टी? सन को मिलेगी। सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया? हाउस। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? राइट टू लिव पीसफुली, शांति अपने घर में रहने का अधिकार है इसको, जो नहीं नहीं रह पा रहा है। डिक्लेरेशन, अरे डिक्लेरेशन कहां से आ गया? नहीं नहीं, वर्ड्स लिखो, सिर्फ प्रिसाइसली वर्ड्स लिखना पड़ते हैं। अनिर्वसित उत्तराधिकार लिखो अगर हिंदी मीडियम में लिख रहे हो तो। देखिए आपको बिल्कुल प्रिसाइसली वर्ड्स चूज करने पड़ते हैं, आप कुछ भी नहीं लिख के आते एग्जाम में, समझ में आ रही बात? शब्दों का चयन बिल्कुल उपयुक्त होना चाहिए। अगर आपके शब्द उपयुक्त नहीं है तो समझ लीजिए देयर इज ए बिग मिस्टेक, और जो प्रॉब्लम आप कर रहे हैं दैट इज वेरी बैड। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।